नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए आपको अपडेट कराते हैं वीएनएम हेडलाइंस से। देश के करोड़ों किसानों के हित में सरकार का बड़ा निर्णय, 17 फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। गुजरात में आम आदमी पार्टी के संगठन का भंग, नए संगठन के साथ उतरेगी विधानसभा चुनाव में। और वडोदरा में बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में आईटी का सर्च ऑपरेशन, अस्पतालों, नर्सिंग इंस्टीट्यूट और निवास स्थान पर जांच। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 17 फसलों पर एमएसपी को बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीज से बाजार तक दृष्टिकोण के कारण भारतीय कृषि ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और सरकार ने किसानों को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए, आय में वृद्धि करने के लिए और सूचना उनके घर द्वार तक पहुंचाने के लिए ढेरों कदम उठाए हैं। और इसमें किसानों की वृद्धि में भी आपको बदलाव दिखे होंगे। बीज से लेकर मिट्टी की सेहत तक, बीमा से लेकर सिंचाई तक, न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर बाजारों तक एक व्यापक दृष्टिकोण से हर कदम पर किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। आपको ज्ञात होगा 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर एमएसपी तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी। अगर आज की मैं बात करूं तो एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, तिल की एमएसपी में 523 रुपये की वृद्धि इस साल होगी, मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है, सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपये की वृद्धि है, उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद 1-2 के ऊपर, लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और इसी बीच हाल ही में गुजरात आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दौरे के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात संगठन को भंग कर दिया है। આમ આદમી પાર્ટીએ ચૂંટણીને જીતવા માટે જીતથી ઓછું કંઈ ન ખપે એવા વિચાર સાથે ભાજપને હરાવવા માટે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીના નેતૃત્વમાં અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આવનારા જે કંઈ ચૂંટણીના મહિનાઓ બાકી છે તે તમામ મહિનાઓની એક વ્યૂહરચના અમલમાં મૂકી છે। આ વ્યૂહરચના ખૂબ તાકાતવાળી છે, સ્ટ્રેટેજી સાથેની આંકડાઓ મેનેજમેન્ટ સ્ટડી કરીને એક પાવરફુલ વ્યૂહરચના આમ આદમી પાર્ટીએ બનાવી છે। આ વ્યૂહરચનાને તબક્કાવાર રીતે અમલમાં મૂકવા માટે, આ વ્યૂહરચના પ્રમાણે ચૂંટણીના દિવસ સુધી પહોંચવા માટે અને ચૂંટણી જીતવા માટે સંગઠનને વધુ વિશાળ બનાવવાની એક જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે। સંગઠનની અંદર જે નવી ઉર્જા આવી છે એ તમામ ઉર્જાને પણ એમની સક્ષમતાના આધાર ઉપર જગ્યા મળે એવી એક જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે।
અને માનનીય અરવિંદજીના નેતૃત્વમાં એમના માર્ગદર્શન નીચે જે વ્યૂહરચના અમલમાં મૂકવામાં પાર્ટી ઈચ્છે છે એ વ્યૂહરચનાને અમલમાં મૂકવા પાર્ટીના હાલના માળખામાં કેટલોક વધારો ઘટાડો કે સુધારો કરવાની જરૂર જણાય છે. ત્યારે પાર્ટીએ લીધેલા નિર્ણય મુજબ હાલના આમ આદમી પાર્ટીના સંગઠનના તમામ માળખાને સમાપ્ત કરવામાં આવે છે. માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીના માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વ નીચે લેવાયેલ નિર્ણય મુજબ આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખના પદ સિવાય તમામ પદો સમાપ્ત કરવામાં આવે છે, ભંગ કરવામાં આવે છે. હાલનું સંગઠનનું માળખું ડિઝોલ્વ કરવામાં આવે છે. આ માળખાની અંદર પ્રદેશ ઉપપ્રમુખથી લઈ પ્રદેશના તમામ હોદ્દાઓ, જિલ્લાના તમામ હોદ્દાઓ, તાલુકાના તમામ હોદ્દાઓ, ફ્રન્ટલ સંગઠનના તમામ હોદ્દાઓ, ફ્રન્ટલ પ્રદેશના તમામ હોદ્દાઓ, તાલુકા, નગરપાલિકા, વોર્ડ તમામ પ્રકારના તમામ હોદ્દાઓ આજથી આ પ્રેસ કોન્ફરન્સથી સમાપ્ત કરવામાં આવે છે અને એક નવું વિશાળ માળખું, નવું તાકાતવાળું માળખું આમ આદમી પાર્ટીની વ્યૂહરચનાને, ચૂંટણી જીતવાની વ્યૂહરચનાને પૂરા જોશ જનૂનથી અમલમાં મૂકી શકે એવું પાવરફુલ માળખું આગામી ટૂંક સમયમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવશે. આ તબક્કે આજ દિવસ સુધી જે અમારા કાર્યકર્તાઓએ, અમારા પદાધિકારીઓએ, અમારા સાથીઓએ, અમારા શુભચિંતકોએ જેણે તન મન અને ધનથી આમ આદમી પાર્ટીને સપોર્ટ કર્યો છે, આમ આદમી પાર્ટીને મજબૂત બનાવવા માટે યોગદાન આપ્યું છે, એ બધાનો હું આમ આદમી પાર્ટી વતી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ઈશ્વર એમને ખૂબ શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના કરું છું. ફરી એક વખત પ્રદેશ પ્રમુખ સિવાય સંગઠનનું તમામ માળખું આજથી સમાપ્ત થાય છે. નવા માળખાની જાહેરાત આવનારા થોડાક જ દિવસોની અંદર કરવામાં આવશે. એક નવી ઉર્જાવાળું विशाल माળખું टूंक समय में जाहिर थशे। गुजरात के वडोदरा शहर में 3 बड़े अस्पताल चलाने वाला बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आईटी विभाग की रडार में आ गया है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की टीम आज सुबह से ही बैंकर्स ग्रुप के दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। कोरोना काल में मरीजों से तय कीमतों से ज्यादा पैसे लेने मामले गुजरात की कई अस्पताल चर्चा में आई थी। ऐसी ही चर्चा और खबरों के आधार पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा अब अस्पतालों के डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू की गई है, जिसमें वडोदरा के बैंकर्स ग्रुप के अस्पताल भी शामिल है। वडोदरा में ओल्ड पात्रा रोड, मांजलपुर और वारसिया रिंग रोड पर बैंकर्स ग्रुप के अस्पताल में आज आईटी विभाग का सर्च ऑपरेशन सुबह से ही शुरू किया गया। साथ ही आईटी विभाग द्वारा बैंकर्स ग्रुप के नर्सिंग इंस्टीट्यूट और डॉक्टर दर्शन बैंकर के वारसना भाईली रोड स्थित निवास स्थान पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वडोदरा के साथ साथ सूरत में भी बैंकर्स ग्रुप के अस्पताल है, जहां आईटी विभाग की जांच जारी है। 50 जितने अधिकारियों की 3 टीम सुबह से ही बैंकर्स ग्रुप के दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कोरोना काल के दौरान बैंकर्स ग्रुप द्वारा जमीन और सोने में काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है और साथ ही कई अस्पताल के लोन भी भरपाई कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वडोदरा के नवा यार्ड इलाके में सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने मामले पर अपना रोष जताया। वडोदरा के नवायार्ड इलाके में रोशन नगर समेत की कई सोसाइटी है, लेकिन यहां सालों से सड़क का अभाव है। यहां के निवासियों का कहना है कि कांग्रेस के 4 कॉरपोरेटर उनका कोई काम नहीं कर रहे हैं। कुछ साल पहले यहां के जवान आरिफ पठान सेना में काम करते करते शहीद हो गए थे। उनके नाम से ये मार्ग रखा गया है, लेकिन सड़क की स्थिति बेहद खस्ता है। बार बार शिकायत के बावजूद भी यहाँ ना सड़क बन रही है, ना सुचारू जल आपूर्ति हो रही है। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने मामले पर अपना रोष जताया। ये हमारे टीपी 13 का नवायार्ड विस्तार का शहीद आरिफ पठान मार्ग है। तो मैं पिछले 5 बरस से ये इसमें ना कोई डामर पड़ा है, ना कोई यहाँ कच्ची डाली है। और हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर 4 कॉरपोरेटर कांग्रेस से जीते हुए हैं। हम लोग उनके पास जाते हैं, मगर इस चीज़ का कोई ध्यान देते नहीं हैं। ये रोड आप देखिए, रोड की क्या हालत है। यहाँ पर पानी भी बरसात में बहुत भरता है। दूसरी बात ये है कि इतनी मिट्टी उड़ती है, 100 ग्राम मिट्टी एक के मुंह के अंदर चली जाती है।
अगर इस पर डामर हो जाए, अच्छे से ये रोड बन जाए तो कम से कम ये मिट्टी का तो बचाव हो जाए। उससे प्रदूषण भी फैलता है और बीमारियां भी पैदा होती हैं, मिट्टी जो उड़ती है रोड पे। आप टीपी 13 में जाकर देखिए, हर रोड को इतना अच्छा करके बना दिया है, मगर यही एक आरिफ पठान रोड जो है, ये आला हजरत चौक से लेकर और अमन नगर के खोने तक इतना हिस्सा ही बाकी रखा गया है। इस पर पिछले 5 साल से कोई काम नहीं किया गया है। लिहाजा हमारी ये अपील है चारों कोऑपरेटरों से और यहाँ की सरकार से कि इस रोड को जो है बनाया जाए और कम से कम हमारी परेशानियों को देखा जाए। हम ये आपसे जो है अपील करते हैं। ये रोशन पार्क और रोशन नगर में इतना बेशुमार बहुत बेकार रास्ता है। सब जगह ये मोदी जी काम करा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ काम ही नहीं होता। हमारे यहाँ कांग्रेस की चारों कॉरपोरेटर कुछ ध्यान ही नहीं देते। वो आउट एरियो में काम कराते हैं, जंगल खेतों में रोड बनवाते हैं जहाँ कोई उसका किसी को लाभ नहीं मिलता। हम यहाँ पर 5 साल से ऐसे खड्डों में डूब रहे हैं, या पानी बरसे तो क्या हालत होगी, अभी नहीं निकला जाता था। इसके लिए गवर्नमेंट से हमारा यह है कि इसको जल्दी से जल्दी ये बनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा आ रहे हैं और ऐसे में वडोदरा शहर के कई इलाकों को चमकाया जा रहा है, जिसके चलते नवायार्ड के निवासियों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री उनके इलाके से गुजरें तो उनका इलाका भी चमक सकता है। ये बड़ौदा शहर नवायार्ड रोशन पार्क विस्तार लगता है। 18 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, तो जगह जगह रोड बना रहे हैं। तो हमारी अपील है मोदी जी हमारे विस्तार में नवायार्ड में आवें और देखें हमारे विस्तार में कितनी तरक्की है, कितना रोड हमारे कैसे हालत ख़राब हो गई रोड की। कहीं भी रोड के नाम पे कुछ नहीं है, चारों तरफ खड्डे भी हैं और जगह जगह रास्ता ख़राब है, बहुत लोगों को परेशानी है। और हमारे विस्तार में भी काम होना ज़रूरी है। आगे विस्तार के कॉर्पोरेटर ने रजूआत करते हैं, मगर कोई काम करते नहीं है और चारों तरफ गंदगी और खड्डा, रोड, पानी, कुछ सुविधा नहीं है। अगर हमारे विस्तार में 15 दिन के अंदर हमारे विस्तार के अंदर रोड बना के नहीं देते रोशन नगर आशापुरी में, तो इसके लिए मैं आंदोलन करूंगा। खुद मैं इस पे रोड पे धरने प्रदर्शन पे बैठ जाऊंगा मैं, और जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक मैं ऐसे अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। इस मामले कांग्रेस के 4 नगर सेवकों से जवाब तलब किए जाने पर किसी ने भी जवाब देना उचित नहीं समझा। वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के तहत लाभार्थियों को करोड़ों रुपए के चेक का वितरण किया गया। वडोदरा के सर सयाजीराव नगर गृह में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित इस योजना के लाभार्थियों को चेक वितरण के मौके पर वित्त मंत्रालय के राज्य स्तर के मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल इत्यादि उपस्थित रहे। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली लोन की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। आज बड़ौदा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम यानी लोन मेला रखा था। इस क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में 416 लाभार्थियों को 256 करोड़ की राशि बांट दिया है। इसी में मुद्रा लोन हो या अलग अलग स्कीम में लोन दिया है और इसी की वजह से लाभार्थियों को उन्हीं का बिजनेस व्यापार करने के लिए मदद हो सकती है। गुजरात ये स्टेट प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेट है। यहाँ मोदी जी मुख्यमंत्री भी थे और एक आदर्श स्टेट है। इसी का अलग अलग डिपार्टमेंट का विकास हम लोग देखते हैं और हमारे स्टेट में कैसा उसी को मार्गदर्शन करे ऐसा हम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चूँकि जैसा कि मालूम है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग को रोजी रोटी और रोज़गार के अवसर में कमी आई है। उसी के तहत जो बैंक है कस्टमर तक पहुँचे और उनकी जो सुरक्षाएं हैं, सामाजिक सुरक्षाएं, जो जैसा कि उस समय था उनकी जो ताना बाना था वो थोड़ा कहीं न कहीं प्रभावित हुई। जिस तरह के रोज़गार के अवसर कम हुए, उसी के तहत
ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय सुविधाएं ग्राहकों तक पहुंचाया जाए और इस बैनर के तहत सारे बैंक एकत्रित हुए हैं और ये इसका एकमात्र उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा, जिसके तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना और जो हमारे जो मुद्रा योजना है जिसके तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को तक पहुंचा जाए और उन तक जो है सारे वित्तीय सुविधाएं उन तक पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य के तहत सारे आज बैंक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसी अवसर पर हमारे माननीय वित्त राज्य मंत्री यहाँ पर पधारे हैं। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। भारत में पहली सोलोगामी शादी का ऐलान करने वाली वडोदरा की क्षमा बिंदु विवादों के बाद अब ऑनलाइन शादी करने का मन बना रही है, क्योंकि कोई पंडित उसकी शादी कराने के लिए तैयार नहीं। वडोदरा की क्षमा बिंदु पिछले कई दिनों से देश भर में चर्चा का विषय बनी है। दरअसल क्षमा बिंदु ने सोलोगामी मैरिज के अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ शादी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसके बाद हुए विवाद के चलते क्षमा बिंदु की शादी जो मंदिर में आयोजित की गई थी वो कैंसिल कर दी गई है और वडोदरा के सभी पंडित इस तरह की शादी से कतरा रहे हैं। इसी बीच क्षमा बिंदु ने ऑनलाइन शादी करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन मंत्रोच्चार के साथ खुद के साथ शादी करने की कटिबद्धता क्षमा बिंदु ने जताई है। शादी के बाद क्षमा बिंदु अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन भी करना चाहती हैं। वडोदरा के पूर्व छात्र हर्षिल लिंबाचिया के नाम पर कई घोटाले अब सामने आ रहे हैं। GMERS कॉलेज में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर ठगी करने वाले हर्षिल लिंबाचिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले पुलिस कॉलेज में भी जांच करेगी। हर्षिल लिंबाचिया पुलिस की तफ्तीश में सहयोग भी नहीं कर रहा है। ऐसे में पुलिस को मामले की तह तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही है। ठगी के जरिए हर्षिल लिंबाचिया ने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उसकी जांच पुलिस कर रही है। हर्षिल लिंबाचिया के खिलाफ पास्ट में भी कई मामले दर्ज हुए हैं, जिसकी जांच भी पुलिस द्वारा की जा रही है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां पुलिस प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी की जा रही है, जिस पर वीएनएम टीम को जानकारी दी वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने। बड़ौदा शहर के लिए सौभाग्य की बात है, 5 साल की अवधि के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 18 जून 2022 शनिवार के दिन बड़ौदा के दौरे पे है। एयरपोर्ट से इनका जो सभा का स्थल है लेप्रोसी ग्राउंड, वहाँ तक बहुत बड़ा रोड शो का आयोजन होगा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पहली बार जब बड़ौदा से चुनाव लड़ रहे थे तो इनका जो इलेक्शन का फॉर्म भरना था उस समय कीर्ति स्तंभ से कलेक्टर कचहरी तक रोड शो हुआ था। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली बार इनका रोड शो का आयोजन हो रहा है। 1 लाख से ज़्यादा बड़ौदा शहर के कार्यकर्ता, बड़ौदा शहर के नगरजन ये रोड शो में शामिल होने वाले हैं। एयरपोर्ट से ये रोड शो शुरू होकर संगम 4 रास्ता होकर, वारसिया होकर, किसनवाड़ी होकर, महावीर हॉल होकर ये पानी के महावीर हॉल से आजवा रोड की तरफ जाएगा और वहाँ से लेप्रोसी ग्राउंड पर जाएगा। बड़ौदा शहर के अलग अलग इलेक्शन वार्ड के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोग अलग अलग जगह पर खड़े रहेंगे। हर 100 मीटर के दौरे पर एक स्टेज बनाया जाएगा, वो स्टेज के ऊपर अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस होते रहेंगे। तो जो सभा का स्थल है लेप्रोसी का ग्राउंड, वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोग ये कार्यक्रम में उपस्थित हो, इस तरह का आयोजन मध्य गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला प्रमुख, सभी जिला के महामंत्री, जिला की टीम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। 5 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये दौरा है और महिलाओं को जिस तरह से इन्होंने अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया है, ये लाभान्वित महिलाएं, जो लाभार्थी महिलाएं, उनके माध्यम से पूरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बड़ी संख्या में लाभार्थी महिला ये कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है। तो ग्राम गृह निर्माण बोर्ड जो राज्य सरकार का है, उनके माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा आवास यहाँ पर लोकार्पण होने वाला है। ये कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री का 5 साल के बाद ये दौरा है, बहुत समय के बाद वो जब आ रहे हैं और अभी जब वैश्विक नेता के स्वरूप में इनको पूरे विश्व ने इनका ये आह्वान किया है, तो बड़ौदा के सभी कार्यकर्ता इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए, इनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आने वाले हैं। पूरे बड़ौदा शहर में एक अलग सा माहौल है और आपके माध्यम से हम बड़ौदा शहर के सभी नगरजनों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो 18 जून का जो कार्यक्रम है वो 18 जून के कार्यक्रम में सब लोग सम्मिलित हो। सुबह के समय में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, पहले रोड शो होगा और उसके बाद में सभा स्थल पर जाएंगे और इनसे मार्गदर्शन मिलेगा। आने वाली इलेक्शन जो 2022 की विधानसभा की इलेक्शन है, इसके लिए भी इनका ये दौरा बहुत महत्व का है। सभी नगरजनों को हमारी अपील है कि ये कार्यक्रम में शामिल हो। गुजरात के धांगध्रा के गांव में तब हड़कंप मच गया जब खेत मजदूर का सिर्फ 2.5 साल का बच्चा 500 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। बोरवेल के गड्ढों में बच्चों के गिर जाने की घटनाएं देश के अलग अलग इलाकों से सामने आती रहती है। ऐसी घटना गुजरात के सुरेंद्रनगर के धांगध्रा के दूदापुर गांव में सामने आई, जहां खेत मजदूरी करने वाले मजदूर का 2.5 साल का बच्चा शिवम 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। आनन फानन में घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के साथ बच्चे को बचाने की कवायद शुरू की। सुरेंद्रनगर फायर की टीम के साथ साथ अहमदाबाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और सभी की मेहनत से बच्चे को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया। हमारे पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई कि दूदापुर गांव में एक बनाव बना है जहां पर एक बच्चा जो है बोरवेल में फंस गया है। तो यहाँ पे इमीडिएटली हमारी टीम रवाना हो गई और वहाँ पर देखा कि सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल मिली, तो इमीडिएटली पहले तो एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया गया, जो कि वहाँ थोड़ी देर में पहुँच गए। और रेवेन्यू स्टाफ जैसे मामलतदार साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को भी इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद एक एनडीआरएफ की टीम अहमदाबाद से निकल चुकी थी, उसको इन्फॉर्म किया था क्योंकि उन्होंने ऐसा काम पहले किया हुआ है। और फिर क्योंकि यहाँ पर आर्मी पास में थी तो मैंने कर्नल समीर को फ़ोन किया। उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट रिस्पांस देते हुए इमीडिएटली अपनी टीम यहाँ पर भेजी। टीम वॉज अंडर कैप्टन सारूक। कैप्टन सारूक की टीम ने बहुत प्रोफेशनली रोप के थ्रू उस बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा अभी धांगध्रा हॉस्पिटल में है और उसको सुरेंद्रनगर रेफर कर दिया गया। आज रोज 8 કલાકે धांगध्रा तालुकाना दूदापुर गामे वाड़ी विस्तार में काम करता व्यक्तिना 2 વર્ષ अंदाजित उंमरनो शिवम नामनो बाळक बोरवेल में फसाई जवाना समाचार मळता तात्कालिक असरथी जिल्ला वहीवटीतंत्रनी मददथी अने मिलिटरी जवानोना साथ सहयोगथी तथा पोलीस तंत्रना साथ सहयोगथी आ बाळकनो रेस्क्यू करवामां सफलता मळी छे। प्राथमिक सारवार અત્રેની सरकारी होस्पिटल धांगध्रामां आपवामां आवेल छे।
અને વધુ સારવાર અર્થે સીયુસા હોસ્પિટલ સુરેન્દ્રનગર ખાતે બાળકને ખસેડવામાં આવેલ છે. આવા બનાવો અગાઉ પણ બની ચૂક્યા છે, શું તકેદારીના પગલાં રાખવાનું? ખાસ કરીને અમે વાડી વિસ્તારમાં જે પણ ખેડૂતો છે એને એના બોરવેલ ફરતે કાંટાળી વાડ કે અન્ય કોઈ સુરક્ષાના સાધનો દ્વારા આવા બોરવેલને ઢાંકી દેવાનો જણાવીશ. कोरोना केस कम होने पर अब देश में जैसे तैसे स्थिति सुचारू हो रही है, लेकिन इसी बीच देश के साथ साथ गुजरात में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। देश भर में फिर एक बार कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 3,714 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2,513 मरीज ठीक हुए, जबकि 7 लोगों की मौत भी हुई। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को कोरोना के 63 ज्यादा मरीज देश भर में दर्ज हुए हैं। वहीं गुजरात में भी 94 दिनों के बाद 70 से ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72 नए केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से 53 मरीज रिकवर हुए हैं। इन 72 में से 44 नए मामले अहमदाबाद शहर में दर्ज हुए हैं। ऐसे में अब अहमदाबाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए हैं। प्रशासन द्वारा अहमदाबाद के सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। खासकर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन जैसे इलाकों में लोगों की रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, ताकि कोरोना को बढ़ता हुआ रोका जा सके। आज अभी अहमदाबाद में कोरोना का केसेस डबल डिजिट में आना शुरू हो गया है, तो हम लोग प्रिकॉशनरी ये सबका टेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से अहमदाबाद में आने वाले अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन और एसटी बस स्टैंड 2 जगह से बाहर से आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने एग्जिट जो है वहाँ हम लोग सिम्टोमेटिक जो लोग मिलते हैं उसका टेस्टिंग करते हैं, और हो सके तो उसको टेस्ट करके फिर ट्रैक करते हैं और उसको ट्रीटमेंट भी करेंगे। वैसे हम लोग टेस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव आते हैं तो हम उनका एड्रेस ले लेते हैं, और कहीं भी जहां उसका जो एड्रेस है उन अर्बन हेल्थ सेंटर को हम लोग भेज देते हैं। दूसरा हमारा एपिडेमिक डिपार्टमेंट है, उसको भेज देते हैं। नहीं, अभी अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है और माइल्ड है तो वो होम क्वारंटाइन हो सकता है। कोरोना केस कम होने पर अब गुजरात में फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है। लंबे अरसे बाद राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन प्रस्तावित है, जिसे लेकर काफी उत्साह राजकोट में देखा जा रहा है। गुजरात के राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच का आयोजन 17 जून को प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पूर्ण जोरों में की जा रही है। सौराष्ट्र और गुजरात के क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच के आयोजन को लेकर काफी उत्साह भी देखने मिल रहा है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मैच के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी गई है। इस बार टिकटों की कीमत भी एसोसिएशन द्वारा बढ़ाई गई है। पहले यहां 500 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की टिकट मिलती थी, लेकिन अब 1,000 से लेकर 8,000 रुपए तक के दाम तय किए गए हैं। स्टेडियम में ईस्ट स्टैंड, वेस्ट स्टैंड, साउथ पैवेलियन ऐसे 3 हिस्सों में टिकटों को बांट दिया गया है, और साथ ही यहां खास कॉरपोरेट बॉक्स भी बनाया गया है, जहां वीआईपी लोगों को डिनर तक की सुविधा दी जाएगी। अब तक राजकोट के सीएसए स्टेडियम में 8 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे मैच शामिल है। पिछली बार 17 जनवरी 2020 को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच यहां आखिरी वनडे मैच खेला गया था। कोरोना के ग्रहण के चलते पिछले 2.5 साल से राजकोट में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन नहीं हुआ है। ऐसे में 17 जून को खेले जाने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मैच को लेकर राजकोट और गुजरात के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। बड़ोदरा महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर अक्सर अपने कामों में लापरवाही दिखाते हैं। कुछ ऐसा फिर एक बार बड़ोदरा में सामने आया है, जहां सुरसागर की मरी हुई मछलियों को खुले में फेंक दिया गया। बड़ोदरा की शान माने जाते सुरसागर तालाब में पिछले दिनों बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई थी। इन मछलियों को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लापरवाही दिखाते हुए अकोटा दांडिया बाजार ब्रिज के पास विश्वामित्री के किनारे खुले में डिस्पोज कर दिया गया है, जिसके चलते यहां तीव्र बदबू फैल गई है और ब्रिज से गुजरने वाले राहदारियों, वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है। વડોદરા શહેરનું ઐતિહાસિક સુરસાગર તળાવ હતું। આ તળાવની અંદર અસંખ્ય માછલીઓ કેટલાય સમયથી મરી રહી છે।
ત્યારે આ મરેલી માછલીઓ કાઢીને ક્યાંક દૂર દાટવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ આપેલો હતો, પરંતુ આ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કહી શકાય કે અકોટા દાંડિયા બજાર જે બ્રિજ છે એ બ્રિજને અડીને જે દિવાલો છે એ દિવાલો પાસે જે માછલીઓના થેલા છે ફેંકી દીધા છે। આ થેલા આજે અમે ખોલતા જોયું કે અંદર માછલીઓના ફક્ત હાડકાં છે, નાની નાની જીવાતો છે અને અકોટા દાંડિયા બજારનો જે બ્રિજનો જે રોડ છે અસહ્ય દુર્ગંધ અહીંયા ફેલાઈ રહી છે અને અસહ્ય દુર્ગંધ ફેલાવાના કારણે આજે અમે તપાસ કરતા પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જ માહિતી મળી ગઈ કે માછલીઓ ભરેલા થેલા છે। માછલીઓ હાલ ઓગળી ગઈ છે, ફક્ત હાડકાં જ છે, પરંતુ જે રીતે કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાની બેદરકારી દાખવી છે તો આવા કોન્ટ્રાક્ટર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે। સાથે સાથે આજે આ કોન્ટ્રાક્ટરના માણસોનો પીછો કરતાં અમે પકડ્યા ત્યારે આજે કંઈક અલગ જગ્યાએ નાખ્યા છે, પરંતુ અકોટા દાંડિયા બજાર જે શનિદેવ મંદિર છે ત્યાંથી સોલાર પેનલ સુધી અલગ અલગ જગ્યાએ અસંખ્ય માછલીઓ મરેલાના થેલા ફેંક્યા છે અને ફેંકવાના કારણે આ વિસ્તારનો જે મુખ્ય રોડ છે અસહ્ય દુર્ગંધ ફેલાઈ ગઈ છે। વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબને વિનંતી છે કે એક બાજુ સુસાગર બાજુ ગંધાય છે, હવે આ અકોટા દાંડિયા બજાર બ્રિજનો જે રોડ છે એ પણ ગંધાઈ રહ્યો છે, એટલે કે વડોદરા શહેરમાં નાગરિકોના આરોગ્ય સાથે જીવલેણ ચેડા થઈ રહ્યા છે તે બંધ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। જ્યારે એનો પીછો કર્યો ત્યારે એને ખબર પડી હતા, એણે આગળ નદીમાં નાખ્યું છે, પરંતુ એણે કબૂલ લીધું છે કે અમે નથી નાખ્યા, અમારા આગળ જે બીજા લોકો હતા પહેલાં એ લોકોએ નાખ્યા છે। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક મજૂરોની જવાબદારી એમાં નથી આવતી, પરંતુ મુખ્ય કોન્ટ્રાક્ટરની જવાબદારી છે। કોન્ટ્રાક્ટરે જગ્યા વ્યવસ્થિત બતાવવી જોઈએ અને કોઈ પણ મરેલી વસ્તુ હોય એને દાટવી જોઈએ, પરંતુ આ ખુલ્લા નાખવાથી આમાં જીવડાઓ પડી ગયા છે અને અસહ્ય દુર્ગંધ ફેલાઈ રહી છે। વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબને વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે આ તમામ गंदगी પણ અહીંયાથી साफ करावे। हाल ही में घोषित किए गए यूपीएससी के परिणामों में उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा ने टॉप किया था। श्रुति यूपीएससी टॉप करने के बाद पहली बार अपनी गांव पहुंची और यहां उन्होंने डीएम उमेश कुमार से मुलाकात भी की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के बास्टा गांव की रहने वाली श्रुति शर्मा ने इस बार यूपीएससी टॉप करके देश भर में बिजनौर का नाम रोशन किया है। अव्वल आने वाली श्रुति शर्मा को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। इसी बीच यूपीएससी में टॉप करने के बाद श्रुति शर्मा पहली बार अपने गांव बिजनौर पहुंची। बिजनौर पहुंचते ही उन्होंने डीएम उमेश कुमार से मुलाकात की। बिजनौर के डीएम उमेश कुमार ने उन्हें बुके भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की। डीएम से मिलने के बाद श्रुति अपने पैतृक गांव बास्टा के लिए रवाना हुई, जहां क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने श्रुति का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर श्रुति ने सभी को कठोर मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी। जी कोचिंग मैंने कुछ ली थी, पर साथ साथ में मैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देती थी। कोचिंग में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है सेंट्रली फंडेड RCA में, तो वहाँ से मैंने कोचिंग में हेल्प ली थी। अपने जो फ्रेंड्स थे उनके साथ हम बैठकर ग्रुप डिस्कशन करते थे। जामिया में ही है RCA, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अंतर्गत है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, वहाँ से मैं हेल्प लेती थी। बाकी कोचिंग क्लासेस शुरू में ली थी, पर सेल्फ स्टडी मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। ये IAS में टॉप करने का तो नहीं सोचा था, उम्मीद थी कि शायद लिस्ट में नाम आ जाए, किसी तरह देश की सेवा कर पाऊँ, तो खुशी है कि साथ साथ में पहली रैंक भी आ गई। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो आपका मन करे, जिस चीज़ में आपकी इच्छा हो, पैशन हो, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट था तो मैंने इसमें किया, चाहे आपका खेल में हो, चाहे किसी और क्षेत्र में हो, जिसमें भी आपका मन करे आप उसी में मेहनत करेंगे तो शायद आपको सफलता प्राप्त हो। सरकार का केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन और भी अनेक महिला सशक्तिकरण, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उसी में मुझे उम्मीद है कि मुझे भी कुछ अपने प्रयास करने का मौका मिले, और न ही सिर्फ केंद्रीय स्तर पर सबसे छोटे ग्रामीण स्तर पर भी कुछ मौका। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनको भरपूर तरीके से पूरा करना सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता रहेगी। नशा न सिर्फ किसी व्यक्ति को लेकिन उसके पूरे परिवार को, समाज को और राष्ट्र को नष्ट कर देता है, और ऐसे में वडोदरा के स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों ने समाज को नशे से मुक्त कराने का अभियान शुरू किया है।
देश भर के साथ साथ गुजरात में भी नशे का सेवन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्वामीनारायण संप्रदाय समाज को नशे से मुक्त कराने के लिए आगे आया है। बड़ोदरा में प्रबोध स्वामी जी के संत व्यसन मुक्ति के लिए अभियान के तहत लोगों के बीच जाकर उन्हें व्यसन छोड़ने का संदेश दे रहे हैं। पुरुषोत्तम प्रदेश जैसे कि करजण, शिनौर, आमोद, वागरा जैसे तालुका में छोटे छोटे गरीब परिवारों के घर जाकर स्वामीनारायण के संत खुद उन्हें व्यसन छोड़कर धार्मिक और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आत्मीय विद्याधाम बाकरोल के प्रबोध स्वामी जी के मार्गदर्शन में चिंतन स्वामी, तीर्थ बापा जैसे संत खुद लोगों के घर घर जाकर उन्हें व्यसन छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु हरिप्रसाद स्वामीजीए अमने जे आपेलो संदेशो समाज कार्यनो ए संदेशोने अमे व्यापक बनाववा माटे गामडे गामडे जईने नानामां नाना झूंपड़ामां जईने सामान्य परिवारमां जईने जे लोको व्यसनोथी कैदी थई गया छे ए लोको व्यसन मुक्त थाय अने निर्व्यसनी जीवन जीवे। कारण के जेटला व्यसनमां सपड़ाया छे ए परिवारोनी शांति हणाय छे અને પરિવારમાં એક શાંતિનો માહોલ બને। કારણ કે ઘણા બધા મુક્તોને, ઘણા બધા ભાઈઓને વ્યસનોથી મૃત્યુ પામતા જોયા છે અને પાછળથી એક પરિવાર બિચારો દુઃખી થતો પણ અમે જોયા છે। એટલે પરિવારના મોભ સમાન વ્યક્તિ જેના પર આખા પરિવારનો આધાર હોય એવા વ્યક્તિ દારૂના વ્યસનથી લીવર ખરાબ થઈને મૃત્યુ પામે છે ત્યારે પરિવારની કેવી હાલત થાય છે એ દર્શન કર્યા છે, એ જોયું છે અમે। એટલા માટે गुरु हरिप्रसाद स्वामी महाराजनो, प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराजनो संदेशो लईने अमे गामडे गामडे फरीए छीए, जेथी करीने समाज एक निर्व्यसनी जीवन जीवे, शुद्ध जीवन जीवे, धर्मनी भावना जागे अने परिवार, समाज अने राष्ट्रनी सेवा करी सके एवो सक्षम बने एवो संदेशो अमे आपी रह्या छीए। अने ए संदेशो व्यापक बनाववा माटे भगवान रामचंद्रजी, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामीनारायण अने अमारा गुरुदेव खूब खूब अमारा पर आशीर्वाद वरसावे एटली ज एम सौना चरणों में प्रार्थना है। कोई भी व्यक्ति अगर निर्धार कर ले तो मुश्किल परिस्थितियां भी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से विचलित नहीं कर सकती। कुछ यही साबित करती है सुरेंद्रनगर की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्राची दसाड़िया। गुजरात बोर्ड द्वारा 10वीं के नतीजों का हाल ही में ऐलान किया गया है, जिसमें सुरेंद्रनगर जिले का परिणाम 70.79% आया है। सुरेंद्रनगर के SN विद्यालय की छात्रा प्राची दसाड़िया ने इन नतीजों में 99.99 परसेंटाइल हासिल कर पूरे राज्य में स्कूल और सुरेंद्रनगर जिला का गौरव बढ़ाया है। सामान्य परिवार से आने वाली प्राची ने अपनी मेहनत और परिश्रम से और शिक्षकों के सहयोग से बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है। कोरोना काल के चलते एक वक्त ऐसा भी आया जब प्राची की फीस भरना माता पिता के लिए मुमकिन नहीं था और प्राची को स्कूल से हटाने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए पिता स्कूल पहुंचे थे, लेकिन प्राची की पढ़ाई के प्रति लगन देखकर स्कूल संचालकों ने फीस भरने में छूट छाट दी और अब 10वीं कक्षा में प्राची ने 99.99 परसेंटाइल हासिल कर पिता का और साथ ही पूरे समाज का भी गौरव बढ़ाया है। मारो राज्य में प्रथम नंबर आयो छे अने 99.99 PR साथे अने अमे જ્યારે પહેલેથી હતા SN વિદ્યાલયમાં વીકલી ટેસ્ટ સાથે અમને ઘણું બધું પ્રોત્સાહન પણ આપ્યું છે અને ઘણી બધી અમારા શિક્ષકોએ અમારી પાછળ મહેનત કરી છે અને મારા મમ્મી પપ્પાએ પણ ઘણી મારા પાછળ મહેનત કરી અને છેલ્લા SN વિદ્યાલયમાં બધા શિક્ષકોએ અમારી પાછળ એટલું યોગદાન આપ્યું છે ને કે આજે હું રિઝલ્ટ મારે આવ્યું છે આટલું બધું। આગળ જઈને હવે મારે કોમર્સ લેવું છે અને CA બનવું છે। બીજા વિદ્યાર્થીઓને કે તમે ભણવામાં વધારે ધ્યાન આપો અને અમારા સ્કૂલમાં 8 કલાક અમને ભણાવે છે અને ઘણી બધી સારી ફેસિલિટી આપે છે કે ભણવા માટે અમને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે અને બધા શિક્ષકો અમને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તરત એનો ઉકેલ આપે છે। ઘરે પણ અમે એટલું વાંચવામાં ધ્યાન આપીએ છીએ અને અમારા પેરેન્ટ્સે અમને એટલો સપોર્ટ કરે છે વાંચવામાં। તો જે આપણે ભણવામાં વધારે ધ્યાન રાખીશું તો સારું આપણે રિઝલ્ટ મળશે। અને અમે મધ્યમ વર્ગમાંથી આવીએ છીએ તો અમને શાળામાં સ્કૂલની અંદર વખતે અમને રાહત પણ ફીમાં આપી હતી। કોરોના વખતે પરિસ્થિતિ થોડીક ખરાબ હતી છતાં ફી પણ વધી દીધી અને અત્યારે અમે ફી ભરેલ છે। હું માર્કશીટ લેવા માટે આવ્યો હતો લિવિંગ સર્ટિ, પણ અમે સાહેબે ના પાડી હતી કે ના છોકરીને તો અહીંયા જ ભણાવી છે, એટલે
એટલે એમના સાથ સહકારથી મારી છોકરીને એસએન સ્કૂલમાં અમે આખું વર્ષ પૂરું કર્યું છે. સ્કૂલનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. દરેક વાલીઓ માટે હું તો એવું કહું છું કે દીકરીઓને ખૂબ જ ભણાવવી જોઈએ. અમારા માટે આજે ખૂબ જ આનંદ અને ગૌરવની વાત રહી. સારું વધારે સારું થાય, વધારે સારું ઉત્તમ થાય ત્યાં સુધી આરામ ન જોઈએ એવા શુભ સંકલ્પ સાથે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન તમામ બાળકો અને શિક્ષકોએ ખૂબ જ મહેનત કરી અને વિદ્યાર્થીઓ આજે ખૂબ સારું પરિણામ લાવ્યા. સમગ્ર ગુજરાતમાં 99.99% રેન્ક સાથે રાજ્યમાં પ્રથમ નંબરે પ્રાપ્ત રહેવાનું સદભાગ્ય અમારી દીકરી દસાડિયા પ્રાચીને થયું. સાથે સાથે 26 A1 ગ્રેડ વિદ્યાર્થીઓ આપીને ગુજરાતી મીડિયમમાં પ્રથમ નંબરે શાળાને એસએન વિદ્યાલયને રહેવાનું સદભાગ્ય પણ પ્રાપ્ત થયું. હું માત્ર એસએન વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓને સ્વાભાવિક અભિનંદન આપું, પરંતુ સુરેન્દ્રનગરના તમામ વિદ્યાર્થીઓ જે ઉત્તીર્ણ થયા છે એ બધા જ વિद्यार्थियों खूब खूब अभिनंदन आपू छूं. गुजरात के राजकोट में जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर एक शख्स के आत्मविलोपन करने के प्रयास से हड़कंप मच गया. गुजरात के राजकोट जिला में पुलिस अधीक्षक की ऑफिस के बाहर एक शख्स के आत्मविलोपन के प्रयास की घटना सामने आई है. जिला पुलिस अधीक्षक जयपाल सिंह राठौड़ के कार्यालय के बाहर ही आत्मविलोपन की कोशिश की गई, जिसमें लोधिका पुलिस द्वारा शिकायत नहीं ली जाती होने की शिकायत करते हुए आत्मविलोपन की कोशिश की गई. इस मामले आत्मविलोपन की कोशिश से पहले ही पुलिस ने शख्स और उसके परिवार वालों को हिरासत में ले लिया है. भाई हमको यो पण गमे यार હવે જીવીન શું કામ છે? આ લોકો જીવવા નથી દેતા. પોલીસ અને બિલ્ડરો ભૂમાફિયાઓ અમને હેરાન રીતે હેરાન કરે છે. ભાઈ સાંભળવા દો મીડિયાને. અમે મીડિયાને સાંભળવા દો. મીડિયાને સાંભળવા દો ભાઈ. મીડિયાને તો પોલીસ અમને પરેશાન કરે છે. કોઈ રીતે હાથ નથી લેવા દેતી, જીવવા નથી દેતી. રોજ ચાલે છે. પોલીસ અમને પરેશાન કરે છે. કોઈ રીતે હાથ નથી લેવા દેતી, જીવવા નથી દેતી. રોજ ચાલે છે. રોજ હેરાન કરે ભૂમાફિયા. गुजरात के सुरेंद्रनगर के प्रसिद्ध तीर्थधाम चोटीला में 2 दुर्घटनाएं सामने आई, जहां एक दुर्घटना में हैंड्स फ्री लगाकर एसटी बस चला रहे ड्राइवर ने हादसे को अंजाम दिया, वहीं दूसरी ओर चामुंडा माता के मंदिर निकट दुकान में आग लग गई. गुजरात के चोटीला हाईवे पर एसटी बस दुर्घटना का शिकार बनी. दरअसल चोटीला से राजकोट की ओर जा रहे बस चालक द्वारा लापरवाही से बस चलाते हुए हादसे को अंजाम दिया. मोबाइल में हैंड्स फ्री लगाकर बस चलाने वाले ड्राइवर ने बस को टैंकर के साथ टकरा दिया. इस हादसे में बस में सवार 17 जितने यात्रियों को छोटी बड़ी चोट पहुंची है, वहीं 6 लोगों के दांत तक टूट गए. हादसे की जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भेजा. गुजरात के सुप्रसिद्ध तीर्थधाम चोटीला चामुंडा माता मंदिर निकट एक दुकान में बीती रात आग लगने की घटना सामने आई, जिसकी जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई. यहां एक साथ कई दुकानें बनी हुई है. ऐसे में आग लगने से अन्य दुकानदारों में भी हड़कंप का माहौल देखने मिला, लेकिन दमकल दस्तों ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पा लिया. पश्चिम बंगाल के मालदा की हरिश्चंद्रपुर की खस्ता हाल सड़कें लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है, लेकिन प्रशासन है कि मामले में कुछ करने के लिए तैयार नहीं. पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर की मुख्य सड़क काफी खस्ताहाल हो चली है. गड्ढों से भरी सड़क अब सड़क जैसी भी दिखाई नहीं पड़ रही है. लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही है. ज्यादा जरूरत ना हो तब तक लोग रात में इस सड़क पर निकलने से भी बचते हैं. बार बार सड़क को सही करने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन है कि सूद लेने के लिए तैयार नहीं. हरिश्चंद्रपुर का ये मुख्य मार्ग अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय सभी को जोड़ता है, लेकिन उसके बावजूद खस्ताहाल सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है. আমাদের রাস্তার এই নাজেহাল হয়ে আছে. এই রাস্তাটা রোজ লোক অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হচ্ছে, রোজ মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় মানে কোনো কিছু যাওয়া আসা করা যাচ্ছে না এটাতে. তো আমাদের প্রশাসনের কাছে একটাই দাবি আছে, যেটা এই রাস্তাটা যে কোনো সময় মানে ইয়ে হয়ে যেতে পারে, একটা ঠিকঠাক মেরামত করার ব্যবস্থা করা হোক. দুর্ঘটনা হতে পারে যে কোনো সময়.
রোজই হতে থাকে এরকম, মানে ছোটো মোটো অ্যাক্সিডেন্ট হতেই থাকে। মানে যা অবস্থা আছে, জল জমে আছে, আপনার কোনো কিছু পালাপাড়ি করা যাচ্ছে না। এটাও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, এটা হচ্ছে একমাত্র রাস্তা যেটা হসপিটাল অব্দি যায়, হসপিটাল যায় আমাদের এটা। এই রাস্তার এই অবস্থা, লোক এমন দুর্ভোগে পড়ছে যেটা মানে কল্পনা করা যাবে না। এই রাস্তার প্রতি রাত দিন প্রচুর লোকজন যাওয়া আসা করে, তারপরেও এই প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই। আমাদের একটাই দাবি যে এই রাস্তাটা মানে তো এর মধ্যে তৎকাল এটাই ঠিক করা উচিত। এই রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের মেন হচ্ছে হসপিটালের রোজ প্রতিদিন নিয়ত একদম পেশেন্ট যাওয়া আসা করে, তার মধ্যে এই অবস্থা। এটাই কানেক্টিং রাস্তা, এটাই ব্লকের। এই রাস্তা দিয়ে আমাদের স্কুল ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেক দিন যাওয়া আসা করে, প্রত্যেক দিন হসপিটালের তো মানে পেশেন্টরা যাচ্ছে, তারপরেও এই অবস্থা কোনো প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই এই রাস্তার প্রতি। আমরা চাইছি এটা তৎক্ষণাৎ এটাকে ইয়ে করা উচিত, মেরামতের ব্যবস্থা করা উচিত। এই আমাদের এই সামনে দেখছেন এই রাস্তায় এই অবস্থা, একটু আগে গেলেই সংগঠন সমিতি, তার সামনেও এই অবস্থা হয়ে আছে, মানে পারাপারি করা যাচ্ছে না কোনো অবস্থা, মনে হচ্ছে যে নদী আর সমুদ্র হয়ে গেছে এইখানে। इस पूरे घटनाक्रम पर तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी सियासी बहस में भी जुट गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि इस इलाके में बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं, तृणमूल को वोट नहीं मिले हैं और उसी के चलते सड़क की मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा है। सारा राज्येर अवस्था बेहाल, सारा राज्येर प्रशासनिक अवस्था भेंगे पड़ेছে দুর্নীতিতে, হতাশাতে, চারিদিকে হতাশা ছাড়ার কিছু নেই। তো রাস্তার অবস্থা বলছেন আপনি দেখুন, সর্বত্র যেখানে রাস্তা ঢালাই হচ্ছে, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, সেই ভালো রাস্তার মধ্যে আমরা 1 থেকে 2 মাস হাঁটাচলা করছি, বাকি 5 বছর হাঁটাচলা করছি সেই ভাঙা অবস্থার রাস্তার মধ্যে, বেহাল রাস্তার উপর দিয়ে। আপনি আমাদের রামবিদু মোড় থেকে শুরু করে যে রাস্তাটা, রামবিদু মোড় কেন, সে আমাদের শহীদ মোড় থেকে ভিতর বাজারে যেটা গেছে রামবিদু মোড় হয়ে গোপালজি কেরিয়া মোড় পর্যন্ত যে রাস্তাটা গেছে, বেহাল অবস্থা। ওটা কেন, তথ্যকেন্দ্রের পাশে যে রাস্তাটা ঢালাই হয়েছে, 1 বছর বয়স হয়নি, তথ্যকেন্দ্রের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা ঢালাই হয়েছে, সেই রাস্তার অবস্থা যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনার নিজের দুঃখ হবে, কষ্ট পাবে। সাধারণ মানুষ বলছে হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে সেই রাস্তাটা ঢালাই হয়েছিল, এনআরজিএসের মাধ্যমে সেই রাস্তা ঢালাই হয়েছে। ঠিকাদার কে ছিল আমি জানি না, কিন্তু এই যে সমস্ত ঠিকাদাররা এইভাবে রাস্তা ঢালাই করছে, প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন, প্রথম প্রশ্ন আমার কাছে। वहीं तृणमूल के क्षेत्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही पंचायत और प्रशासन से चर्चा कर सड़क मरम्मत का काम शुरू करवाया जाएगा। হরিশ্চন্দ্রপুর শহীদ মোড় থেকে হসপিটাল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত এবং নতুন করে সংস্কার করা হয়েছিল। বর্তমানে হরিশ্চন্দ্রপুরে জল নিকাশির সমস্যা থাকার কারণে এবং পিএইচির পাইপ কেটে যাওয়ার কারণে যেখানে সেখানে রাস্তা কিছু খারাপ হয়েছে, সেগুলো আমরা অতি দ্রুত সত্ত্বর পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদের উদ্যোগে আমরা এই রাস্তার মেরামতের কাজ শুরু করি। দেখেন, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বিডিও অফিস থেকে মানে নিকাশি নালার জন্য ড্রেনের টেন্ডারও করা হয়েছে। বারবার ব্লক থেকে কাজ করতে যাওয়ার ফলে গ্রামবাসীদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কারণ রাস্তার উপর তারা চেপে রেখেছে, ড্রেন করতে দিচ্ছে না। হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ যদি, জনসাধারণ যদি জায়গা না দেয় তাহলে কোন জায়গাতে ড্রেন করবে, তার ফলে তো আমাদের ড্রেন করা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আবার একই কথা, বিজেপির কথাই তো এগুলো কথা, কোনো উন্নয়ন নেই, কিছু নেই। আজকে হরিশ্চন্দ্রপুর প্রপার থেকে এত ভোট পেয়েছেন খগেন মুর্মু, একটা এমপি। আজকে খগেন মুর্মুকে হরিশ্চন্দ্রপুর বুকে দেখা যায় না। উনি এমপিদের কাজ ফান্ড থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা জুড়ে বা উত্তর মালদা জুড়ে কি এমন একটা কাজ করেছেন তার নিদর্শন দেখাতে পারবেন না। ওনাদের কাজই হলো শুধু সমালোচনা করা, ওনাদের কথা আমরা গুরুত্ব দিই না। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम की खबरों को आप यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।